नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मैथ क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम लोग एक नए वंश, मुगल वंश या मुगल साम्राज्य के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश था, लोधी वंश। लोधी वंश के शासक, अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को परास्त कर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने एक नए वंश या नए साम्राज्य की स्थापना की थी। और उस वंश या नए साम्राज्य का क्या नाम था? मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य के बारे में आज हम लोग बेहतरीन अध्ययन करने चलेंगे। मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ था कि इब्राहिम लोदी जो है वो जंग में लड़ते हुए बाबर के द्वारा मारा गया था मैदान में। और बाबर ने ही उस युद्ध के साथ ही बाबर ने भारत में एक नए साम्राज्य की, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मुगल साम्राज्य में जो स्थापना हुई थी वो बाबर के द्वारा हुई थी। और बाबर कौन था इसके बारे में हम लोग बेहतरीन अध्ययन करेंगे। तो बाबर जो था वो 1526 से 1530 ईस्वी तक भारत में रहा था, भारत में शासन किया था। लेकिन 1526 के पहले बाबर का क्या अस्तित्व था, बाबर कहाँ का शासक था, कहाँ का रहने वाला था, इसके बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले बाबर के बारे में। बाबर जो था वो, इसका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। पहले इसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, बाद में इसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पड़ गया। इस तरीके से बाबर के नाम से ही यह फेमस हुआ या प्रसिद्ध हुआ। और बाबर जो था ये तुर्क शाखा के चगताई वंश से संबंधित था। बाबर का जो परिवार था ये तुर्क शाखा से था, तुर्क शाखा से। और तुर्क शाखा के किससे? चगताई वंश से। कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि बाबर किस वंश से था, तो चगताई वंश से रिलेटेड था बाबर। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो परिवार था वो तुर्क शाखा के चगताई वंश से संबंधित था। बाबर के अगर जन्म के बारे में बात की जाए, बाबर का जन्म जो हुआ था, जन्म ये 14 फरवरी 1483 को हुआ था। 14 फरवरी 1483 को, 14 फरवरी 1483 को ट्रांस आक्सियाना, एक जगह था ट्रांस आक्सियाना। और ट्रांस आक्सियाना के फरगना में, कहाँ पे? फरगना में, जो कि प्रेजेंट टाइम में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पे इसका जन्म हुआ था। और बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा, बाबर के जो पिता था उमर शेख मिर्जा, वो तैमूर वंशज का था। किसका था? तैमूर वंशज का था। और जो इसकी माता थी कुतलुग निगार खां, इसकी माता कुतलुग निगार खां थी, वो मंगोल शासक चंगेज खां की वंशज थी। मतलब पिता जो थे वो तैमूर वंशज के थे और माता जो थी वो मंगोल वंशज की थी। और मंगोल वंशज में चंगेज खां की वंशज थी, जबकि पिता थे वो तैमूर वंशज के थे। ठीक है। और बाबर को जो है एक तरीके से कहा जाए तो बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवनी लेखकों का राजकुमार। कभी कभी ज्ञान से पूछता है जीवनी लेखकों का राजकुमार किस शासक को कहा जाता है, तो जीवनी लेखकों का राजकुमार बाबर को ही बोला जाता है। इसके अलावा इसे कहा जाता है आजीविका ढूंढने वाला सैनिक। आजीविका ढूंढने वाला सैनिक। आजीविका ढूंढने वाला सैनिक। आजीविका ढूंढने वाला सैनिक भी इसको बोला जाता है। आजीविका ढूंढने वाला सैनिक। या इसके अलावा इसको भी बोला जाता है साम्राज्य निर्माता। साम्राज्य निर्माता भी इसको बोला जाता है बाबर को, साम्राज्य निर्माता। तो इस तरीके से जीवनी लेखकों का राजकुमार, आजीविका ढूंढने वाला सैनिक और साम्राज्य निर्माता बाबर को बोला जाता है। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद, जब इसके पिता की मृत्यु होती है और 11 वर्ष की अवस्था में, बाबर की उम्र कितनी होती है उस टाइम पे? 11 वर्ष की होती है। तो 11 वर्ष की अल्प आयु में जब बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु होती है, तो यह 8 जून 1494 ईस्वी को, 8 जून 1494 ईस्वी को फरगना के एक छोटे से रियासत, फरगना के एक छोटे से रियासत का क्या बनता है? ये शासक बनता है। मतलब फरगना का जो छोटा सा रियासत था, मावरा उन नहर नामक एक छोटा सा रियासत था, वहां पे ये उसका शासक बनता है। और एक तरीके से कहा जाए तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। बहुत अल्प आयु में, लगभग 16-17 साल की उम्र में ये शासक बना था। और उसके बाद जब वो शासक बना तो बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। वो अपने पिता के तैमूर वंशज की जो राजधानी थी समरकंद, वहां पर भी अधिकार करना चाहता था, लेकिन वहां पे वो विफल हो गया। बाद में जो है ये क्या किया कि इसके जो फरगना का जहाँ पे ये शासक बना था, जो इसका सौतेला भाई था जहांगीर मिर्जा, जहांगीर मिर्जा ने इसके जहाँ पे ये था वहां पे जहांगीर मिर्जा ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। जहांगीर मिर्जा ने अधिकार कर लिया, जो कि इसका सौतेला भाई था, तो ये राज्य विहीन हो गया। क्या हो गया? राज्य विहीन हो गया। और इस तरीके से ये वहां से जो है अपना बोरिया बिस्तर बांध कर, मतलब कुल मिला के मध्य एशिया की राजनीति में विफल होने के बाद ये कहाँ पे प्रस्थान किया? भारत देश की तरफ प्रस्थान किया। क्योंकि इन्होंने जो है मध्य एशिया में ये अपना राजनीति सफल नहीं कर पाया, तो सोचा कि कहीं ना कहीं भारत की तरफ चला जाए।
इसका दिमाग भारत की तरफ आया। और उसके बाद बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में बाबर की 1501 ईस्वी में इसने समरकंद पर अधिकार कर लिया था। कहाँ पे? समरकंद पर। 1501 ईस्वी में कहाँ पर अधिकार किया? समरकंद पर अधिकार किया। और उसके बाद केवल 8 महीने इसके कब्जे में रहा। 8 महीने इसके कब्जे में रहा। उसके बाद ये यहाँ से भी इसके हाथ से ये चीजें छूट गई। और उसके बाद 1501 ईस्वी के बाद 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में इसने काबुल एवं गजनी पर अधिकार कर लिया। काबुल एवं गजनी पर अधिकार कर लिया। अब यहीं से इसकी कहानी शुरू होती है। 1501 ईस्वी में 1504 ईस्वी में काबुल एवं गजनी पर अधिकार करता है। और उसके बाद 1507 ईस्वी में इसने कांधार को जीत लिया। 1507 ईस्वी में इसने कांधार को जीत लिया। कांधार को जीत लिया। और इसने कांधार को जीतने के बाद एक नई उपाधि धारण की। और कौन सी उपाधि थी? पादशाह की। मतलब इसके पूर्वज जो उपाधि धारण करते थे मिर्जा, मिर्जा की उपाधि को त्याग दिया। मिर्जा की जो उपाधि थी इसको त्याग दिया और बादशाह की उपाधि धारण किया। बादशाह का मतलब होता है बादशाह। तो इस तरीके से मिर्जा की उपाधि, जो कि इसके पूर्वजों की उपाधि होती थी, मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण किया। कब? जब 1507 ईस्वी में इसने कांधार को जीत लिया। हम लोग बात करेंगे बाबर की भारत पर विजय के क्या कारण थे। मतलब बाबर की भारत पर विजय के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए संभवतः कुछ कारण थे। और कुछ कारण क्या थे? सबसे पहला कारण जो हो सकता है, जो दौलत खां था पंजाब का सूबेदार, दौलत खां जो पंजाब का सूबेदार था, वो पंजाब में एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता था। क्योंकि लोधी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोधी, उसकी नजरें कहीं ना कहीं पंजाब पर थी। और पंजाब के जो शासक थे दौलत खां, सरदार थे दौलत खां, वो पंजाब पर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता था। उसके बाद जो इसका चाचा था आलम खां, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां था, वो दिल्ली को आलम खां, ये भी दिल्ली पर क्या करना चाहता था? कब्जा करना चाहता, दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। इसलिए इसने दोनों ने क्या किया? बाबर को क्या किया? आमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए, इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने के लिए। और जो तीसरा कारण था वो राणा सांगा का था। राणा सांगा, जो कि उस समय की एक बहुत श्रेष्ठ शक्ति थी, बहुत बड़ी शक्ति थी। वो करना क्या चाहता था कि जो इब्राहिम लोधी था, लोधी वंश था, वो अफगानी वंश थे। और अफगानियों की शक्ति को बाबर के द्वारा नष्ट कराकर भारत पर दिल्ली की गद्दी को क्या करना चाहता था? वो अपनाना चाहता था, प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उन्होंने क्या किया? बाबर को आमंत्रित किया। तो बाबर ने इन सबके आमंत्रण को क्या किया? स्वीकार कर लिया। बाबर ने इन सबके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद भारत पर आता है। तो दिल्ली वंश का जो दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश होता है लोधी वंश, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के साथ इसका जो क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। तो हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में विधिवत अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। बाबर जो था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। बाबर ने अपने एक वक्तव्य में कहा भी है कि मैंने कभी भी रमजान का त्योहार कभी भी एक जगह पर 2 बार नहीं मनाया है। मैंने घूम घूम कर, मतलब वो उसका जो जीवन था वो घुमक्कड़ी और अस्थिर वाला था। एक जगह अगर हार जाता था तो दूसरी जगह वो जाता था जीतने के लिए। इतना महत्वाकांक्षी शासक था। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने रमजान का त्योहार कभी भी एक जगह पर लगातार 2 साल एक जगह पर नहीं मनाया है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच ये लड़ा गया था। तो ये युद्ध बहुत ही भयानक युद्ध था, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। इसी युद्ध के बाद बाबर की प्रभुसत्ता जो है वो भारत में स्थापित होती है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 21 अप्रैल 1526 को, और यह बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाओं की एक अभिव्यक्ति थी। यह युद्ध जो थी वो बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाओं की एक अभिव्यक्ति थी। इसी युद्ध में बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति को अपनाया था। तुलुगमा युद्ध पद्धति को अपनाया था इसी युद्ध में। अब तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या होती है? इसमें जो सेना होती थी, क्योंकि बाबर के पास बहुत कम सेना थी और इब्राहिम लोदी के पास बहुत ज्यादा ही सेना थी। बाबर के पास मैक्सिमम 15,000 के आसपास सेना थी, उससे कम ही थी, उससे ज्यादा नहीं थी। 12 से 15,000 के पास आसपास सेना थी। लेकिन बाबर की जो सबसे बड़ी खासियत थी कि इस युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। तोपों का प्रयोग किया था, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम से बार बार पूछता है। तो तोपों की मदद से और तुलगमा युद्ध पद्धति की मदद से बाबर ने बहुत कम सैनिकों के रहते हुए भी इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से परास्त कर दिया और इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है।
तो इस तरीके से भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना करता है। तुलगमा युद्ध पद्धति जो होती है, इसमें जो सेना होती है, कुछ सेना दाएं होती है, कुछ सेना बाएं होती है, बाकी बीच में मध्य में कुछ कोई सेना जो होती है वो एकदम पीछे की तरफ रहती है। उससे क्या होता है कि जो सामने वाली सेना होती है उसको घेरने में बहुत मदद मिलता है, कि जल्दी ही उसको सेना को घेर लिया जाता है, क्योंकि छोटी सेना होने के बावजूद भी बड़ी सेना को हराने में काफी मदद मिलता है। तो तुलगमा युद्ध पद्धति की जो नीति थी, ये नीति बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी। उज्बेक जो उसके निवासी थे काबुल, उसके फरगना के, वहां से उन्होंने ये उज्बेकों से ये तुलगमा युद्ध नीति सीखा हुआ था। और इसके बाद उन्होंने तोपों का प्रयोग किया था। तोपों का प्रयोग भी इन्होंने जो है तोपों का प्रयोग में उन्होंने उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। उस्मानी विधि, कभी कभी ये भी पूछता है कि उस्मानी विधि या इसी को ही रूमी विधि भी कहा जाता है। रूमी विधि, रूमी विधि। अब ये तोपों को सजाने के लिए इसने इस विधि का प्रयोग किया था, तोपों को सजाने के लिए। तोपों को सजाने के लिए मतलब क्या होता है, मतलब दो गाड़ियां होती थी, दो गाड़ियां, उनके बीच में तोपों को इस तरीके से व्यवस्थित रखा जाता था, थोड़ा सा जगह छोड़ के, ताकि तोपों को चलाने में बहुत आसानी हो, बहुत मदद हो। इसलिए इन्होंने इस उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। दो गाड़ियों के बीच में व्यवस्थित जगह को छोड़कर तोपों को चलाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को ही उस्मानी विधि या रूमी विधि कहा जाता है, जिसका प्रयोग बाबर ने किया था। बहुत ज्यादा तोपें नहीं थी, लगभग 20 से 24 तोपें बाबर के पास थी। 20 से 24 तोपें इस युद्ध में बाबर के पास थी। और इस युद्ध में बाबर ने बारूदों का, आग्नेयास्त्रों का, तोपों का प्रयोग किया था। ठीक है, इस तरीके से बाबर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछता है। तो इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था, ऐसा माना जाता था कि यह युद्ध, इस युद्ध का निर्णय जो था वो दोपहर तक ही हो चुका था। दोपहर तक ही इस युद्ध का निर्णय हो चुका था। इब्राहिम लोदी जो बुरी तरीके से परास्त करके मार दिया गया और बाबर की विजय हो जाती थी। बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक थे और लगभग 20 से 24 तोपें थी। जबकि बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है बाबरनामा, उसमें लगभग 12,000 सैनिकों की उन्होंने व्याख्या या वर्णन किया हुआ है कि मेरी सेना में केवल 12,000 सैनिक थे। जबकि इतिहासकारों के में इस विषय में मतभेद था। उनका मानना था कि लगभग 15 से 20,000 के आसपास सैनिक थे, लेकिन जो सही सही वर्णन मिलता है, यही मिलता है केवल 15,000 के आसपास सैनिक थी। और बाबर ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण जो है, अपने कुशल रणनीतिक कारणों के कारण जो है इस युद्ध को जीतने में सफलता प्राप्त की थी। तो इस युद्ध के बारे में इतना ही पूछा जाता है। और इस युद्ध में जीत के बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत के बाद, ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने काबुल के जितने भी निवासी थे, प्रत्येक निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया। चांदी का सिक्का काबुल के निवासियों को दिया था, एक एक चांदी का सिक्का। और इसकी इसी उदारता के कारण इसको क्या दिया गया, कलंदर की उपाधि दी गई। इसकी कलंदर की उपाधि बाबर को दी गई थी। इसी युद्ध में जीतने के बाद काबुल के निवासियों को एक एक सिक्का, चांदी का सिक्का देने के कारण इसे उदार शासक बताया गया और कलंदर की उपाधि दी गई, क्योंकि कलंदर का मतलब ही होता है उदार शासक। ठीक है, बाबर ने तोपों को चलाने के लिए दो महत्वपूर्ण निशानेबाजों को इसमें आमंत्रित बुलाया हुआ था, जिनका प्रयोग किया हुआ, उनकी सेवाएं ली हुई थी। और वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, एक था उस्ताद उस्ताद अली गुली। उस्ताद अली गुली, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा निशानेबाज था। इसे ही जो है बाबर ने इसकी सेवाएं ली हुई थी तोपों को चलाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और था मुस्तफा। मुस्तफा, दो लोगों ने मिलकर पूरे जो है तोपों को चलाने की प्रक्रिया को अपना क्या कहते हैं उसका मतलब अपने हाथ में कमान लिया हुआ था। और बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने जो है बाबर का सहयोग किया, साथ दिया और युद्ध को जिताने में मदद किया। इसके अलावा अगर बात की जाए, जब इस जीत के बाद 21 अप्रैल 1526 के बाद लगभग 27 अप्रैल 1526 को, 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण की और उसके बाद एक नए वंश की स्थापना की थी, मुगल साम्राज्य की। तो 27 अप्रैल 1526 को मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। जीतने के लगभग एक हफ्ते बाद बादशाह की उपाधि धारण कर मुगल सम्राट बाबर ने ये मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसके अलावा आगे हम लोग पढ़ेंगे खानवा का युद्ध के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस बारे में जितनी चीजें मैंने आपको बताया आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब खानवा युद्ध के बारे में देखेंगे। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। 16 मार्च 1527 को, मतलब ये 26 में भारत पर आया था पहली बार, 26 फिर 27 फिर 28 फिर 29, हर एक साल एक आक्रमण इसने किया हुआ था। 16 मार्च 1527 को इसने मेवाड़ के राणा सांगा के साथ यह युद्ध लड़ा था। मेवाड़ के राणा सांगा के साथ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि राणा सांगा एक बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति था, श्रेष्ठ शक्ति थी राणा सांगा उस समय की। और राणा सांगा ने ही बाबर को आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। लेकिन बाद में
इब्राहिम राणा सांगा चाहता था कि इब्राहिम लोदी जो थी, अफगान सेना जो थी, उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी, बाद में बाबर चला जाएगा, मैं दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर क्या था कि वो भारत में रहने के लिए राजी हो गया कि हम मैं भारत में ही रहूंगा, जो कि राणा सांगा को पसंद नहीं आया, राणा सांगा को रास नहीं आया, और उसने राणा सांगा को चुनौती दे डाला। और जिसके बाद मेवाड़ के खानवा का युद्ध होता है, मेवाड़ के राणा सांगा के साथ बाबर का, ठीक है। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ बहुत सारे लगभग 120 राजपूत जो है सहयोगी तथा इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी दे रहा था, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। राणा सांगा के पास करीब 1 लाख सेना थी, राणा सांगा के पास करीब 1 लाख से अधिक सेना थी। 120 राजपूत सहयोगी थे राणा सांगा के साथ, 120 राजपूत सहयोगी थे, जबकि 1 लाख से अधिक सेना थी, 1 लाख से अधिक सेना थी। और बाबर के पास इतनी सेना नहीं थी, तो बाबर के सैनिक जो थे उनका मनोबल गिरने लगा, उनका मनोबल टूटने लगा। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ मारवाड़ हो गए, अंबर हो गए, ग्वालियर हो गए, अजमेर हो गए, हसन खां मेवाती हो गया, बसीन, चंदेरी और लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने राणा सांगा का साथ दिया हुआ था। लेकिन जब बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल टूटते हुए देखा, तो उसने क्या तुरंत एक नया घोषणा किया कि शराब बेचने, मतलब सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए शराब बेचने और पीने पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और शराब के जितने भी पात्र थे सबको तुड़वा कर शराब ना पीने की कसम खाई। और सैनिकों पर जो लगने वाला तमगा कर था, क्या एक तमगा कर, तमगा कर जो कि एक सैनिकों पर लगता था, तमगा कर को इसने क्या कर दिया, मुक्त कर दिया सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए। और बाबर ने इस युद्ध में बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही चतुराई से, अपनी कुशल रणनीतिक युद्ध के कारण इसने राणा सांगा को क्या किया, परास्त किया, राणा सांगा को परास्त किया। राणा सांगा किसी तरह भागने में सफल तो हुआ था, लेकिन बाद में इसके किसी सामंत ने इसको जहर देकर इसकी मृत्यु कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो इस तरीके से इस युद्ध को भी राणा सांगा को परास्त करके बाबर ने जीत लिया था। और बाद में इसी के युद्ध के बाद, इसी युद्ध के बाद बाबर ने जो है जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा किस युद्ध के बाद दिया था, तो खानवा युद्ध के बाद जिहाद का नारा बाबर ने दिया हुआ था, जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और बाबर के राजनीतिक अधिकार जो माने जाते हैं, राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार इसी युद्ध के बाद माने जाते हैं। बाबर के भारत पर राजनीतिक अधिकार खानवा के युद्ध के बाद ही माने जाते हैं। मैंने क्योंकि आप लोगों को बताया, क्योंकि राणा सांगा जो चित्तौड़ का राणा सांगा था, ये बहुत ही श्रेष्ठ शक्ति था। इसके पास पता है कि कितने सहयोगी इसके थे, कितनी सेनाएं थी, लेकिन उसके बाद भी ये युद्ध हार जाता है। तो बाबर जो है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति या शासक दिखता है इस मामले में, जो कि इस इतने सारे सैनिक होने के बाद भी राणा सांगा की सेना को क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। और इसी युद्ध के बाद, इसी युद्ध के बाद बाबर का जो घुमक्कड़ी एवं अस्थिर जीवन था, वो क्या, उसमें क्या आई, स्थिरता आई इसी युद्ध के बाद। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का जो युद्ध हुआ था, ये 29 जनवरी 1528 को हुआ था, 29 जनवरी 1528 को हुआ था। और किसके साथ हुआ था, तो चंदेरी शासक राजा मेदिनी राय के साथ हुआ था। चंदेरी शासक कौन, राजा मेदिनी राय के साथ, राजा मेदिनी राय के साथ ये युद्ध हुआ था, ठीक है। चंदेरी शासक राजा मेदिनी राय के साथ हुआ था, और मेदिनी राय को क्या किया था, परास्त किया था। और ये मेदिनी कहाँ, चंदेरी कहाँ पड़ता है, तो चंदेरी जो होता है वो एमपी का ग्वालियर क्षेत्र जो होता है, एमपी का ग्वालियर क्षेत्र, उसमें ये चंदेरी जगह पड़ता है, ठीक है, एमपी का ग्वालियर क्षेत्र। तो राजा मेदिनी राय से बुरी तरीके से परास्त होता है। और जो राजा मेदिनी राय की जो 2 पुत्रियां थी, उन पुत्रियों का विवाह बाबर ने एक कामरान के साथ, एक हुमायूं के साथ कर दिया था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घाघरा का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था, 5 मई, 5 मई 1529 को लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को लड़ा गया था। इसके बीच बाबर एवं अफगानियों के बीच। अफगान कौन थे, अफगान जो था वो इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी, वो अफगानी थे। तो अफगानियों के बीच जो है ये लड़ा गया था, जिसमें अफगानी बुरी तरीके से परास्त हुए थे। और अफगानी जो थे वो बंगाल और बिहार की सेना सम्मिलित, संयुक्त रूप से उसमें बंगाल और बिहार की सेना सम्मिलित थी, जिसमें बाबर ने उनको क्या किया, परास्त कर दिया। और बाबर यह युद्ध जल एवं थल पर लड़ा गया था। यह युद्ध जल एवं थल पर लड़ा गया पहला युद्ध था, जल एवं थल पर लड़ा गया पहला युद्ध था घाघरा का युद्ध, ठीक है। ये पहला युद्ध भारत में जल एवं थल पर लड़ा गया पहला युद्ध था। ये कभी कभी ज्ञान में क्वेश्चन पूछता है। इसमें बाबर, यह बाबर का क्या था, अंतिम युद्ध था। एक एक चीज मैंने पीछे बताना भूल गया कि खानवा युद्ध के बाद जब इसमें जीत हुई, तो इसमें बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। कभी कभी ज्ञान में क्वेश्चन पूछता है कि गाजी की उपाधि बाबर ने
किस युद्ध के बाद धारण की थी? तो गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध के बाद धारण की थी। और गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब होता है युद्ध का विजेता। युद्ध का विजेता इसका मतलब होता है गाजी का। बात को आप लोग नोट करिएगा। तो जो घाघरा का युद्ध था 5 मई 1529 को, इसमें महमूद लोदी जो कि एक अफगान था और जिसमें जो है बंगाल एवं बिहार की सेना शामिल थी, उसको संयुक्त रूप से सेना को जो है बाबर ने परास्त किया। और यह युद्ध जल एवं थल पर लड़ा गया पहला युद्ध था और यह बाबर को जो है अंतिम युद्ध था। अब बात की जाए कि लगभग 48 वर्ष की उम्र में 1530 तक बाबर जिया था। 1530 ईस्वी में लगभग 48 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 1530 को, कब? 26 दिसंबर 1530 को इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है बाबर की। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो जो इसका शव था वो आगरा के आराम बाग में, आराम बाग या चार बाग में दफना दिया गया था। आगरा का एक आराम बाग था, ठीक है, आगरा के आराम बाग या इसी को ही चार बाग बोला जाता है, चार बाग। उसी में इसके कफन को दफना, इसके जो है शव को दफना दिया गया। और चार बाग शैली का निर्माता या चार बाग शैली का जनक भी बाबर को ही माना जाता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। लेकिन बाद में इसके शव को शेरशाह सूरी के समय इसकी जो विधवा विधवा पत्नी होती है बीबी मुबारक यूसुफ जई, इसकी विधवा पत्नी बीबी मुबारक यूसुफ जई ने इसके शव को कहाँ ले गई? काबुल ले गई और काबुल के एक उद्यान में दफनवा दिया था, क्योंकि बाबर की अंतिम इच्छा थी। और बाबर ने काबुल के उस उद्यान को इसी उद्देश्य से बनाया ही था कि जब उसकी मृत्यु हो गई होगी तो उसके शव को वहीं पे दफनाया जाएगा। तो उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए इसकी विधवा पत्नी ने उसके शव को काबुल ले जाके दफना दिया। कहाँ पे? काबुल। काबुल के एक उद्यान में, जिसका बाबर ने स्वयं उसी पर्पज से निर्माण करवाया हुआ था। बाबर के चार पुत्र थे। चार पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा था और हुमायूं को ही इसने जीते जी अपना उत्तराधिकारी माना था। इसके अलावा कामरान, अस्करी और हिंदाल भी इसके पुत्र थे, लेकिन हुमायूं को ही इसने अपना उत्तराधिकारी माना हुआ था। और बात की जाए बाबर के बारे में, तो बाबर तुर्की भाषा का बहुत बड़ा विद्वान था और तुर्की भाषा में इसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी। बाबरनामा अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। बाद में जो है अकबर ने अपने शासनकाल में अब खाने खाना अब्दुल रहीम खाने खाना से इसका जो है फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। फारसी भाषा में अकबर ने किससे करवाया था? अब्दुल रहीम खान खाना से। ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बाबरनामा की जो आत्मकथा है जिसे बाबर ने स्वयं लिखी थी तुर्की भाषा में, उसका फारसी में अनुवाद किस शासक ने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। और किससे करवाया था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना से करवाया था। इसके अलावा बाबर को मुबैयान एक शैली है, मुबैयान पद्य शैली, मुबैयान पद्य शैली एक शैली है, मुबैयान पद्य शैली, इसका जनक माना जाता है। मुबैयान पद्य शैली का जनक किसको माना जाता है? बाबर को। और मुबैयान क्या है? ये मुस्लिम कानून की एक पुस्तक है। मुस्लिम कानून की एक पुस्तक है मुबैयान, ठीक है, मुस्लिम कानून की एक पुस्तक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए बाबर के बारे में, तो बाबर के बारे में जो आप लोगों को पता होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में बनाया गया था वो बाबर ने ही बनवाया था। बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने, मीर बाकी जो कि बाबर का सेनानायक था, इसी ने जो है अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया था जबरदस्ती कब्जा करके, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में नहीं रह गया है। जो कब्जा किया हुआ था, जो जबरदस्ती की हुई थी, उसका अंत हो चुका है। अब वहां पर श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, हो रहा है। तो इस तरीके से बाबरी मस्जिद जो कि बाबर ने ही बनवाई थी जबरदस्ती कब्जा करके, और किसने बनवाई थी? बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने ही बनवाया था, ठीक है। बाबर के बारे में इतिहासकारों का कुछ कथन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतिहासकार इलियट, एक इतिहासकार है इलियट, इलियट ने बाबर के बारे में कहा है कि यदि बाबर का पालन पोषण इंग्लैंड में होता या बाबर का पालन पोषण एवं प्रशिक्षण इंग्लैंड में होता तो निश्चित रूप से ही वह हेनरी चतुर्थ होता। हेनरी चतुर्थ होता। बाबर की इस तरीके से इन्होंने बड़ाई की हुई है, उसके शासन नीतियों के बारे में, उसके कुशल रणनीतिज्ञ के बारे में इस तरीके से इलियट ने इसकी बड़ाई की हुई है। जबकि इतिहासकार स्मिथ ने कहा है, इतिहासकार बिसेंट स्मिथ ने बाबर के बारे में कहा है कि यह अपने युग के एशियाई शासकों में सबसे महान शासक था। एशियाई शासकों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली या प्रभावशाली या महान शासक कौन था? बाबर था। इसे इतिहासकार स्मिथ ने माना है। तो इस तरीके से बाबर वास्तव में एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था, जिसके बारे में आप लोगों ने पूरा अध्ययन किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। हुमायूं का शासनकाल कैसे चला, उसी में हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में भी जानेंगे। हुमायूं और शेरशाह सूरी की कहानी एक साथ हम लोग जानेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बाबर के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिली होगी।
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा कुछ ना कुछ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।